हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास एंड आई एम विभू मिश्रा। तो आज हम जो है क्लास 10वीं का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है हरित ऊर्जा की दिशा में, इस चैप्टर का पूरा स्वाध्याय सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले मैंने चौथा चैप्टर भी अपलोड कर दिया है। आई होप आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा और उसको जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए उसको स्टडी किया होगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए अच्छे नॉलेज के लिए और इसको राइट डाउन कीजिए अपने नोटबुक पर और इसके बाद एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। तो अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए यहाँ पे ये स्वाध्याय जो दिया हुआ है, इस स्वाध्याय में कुछ ऐसे प्रश्न दिए गए, इन प्रश्नों को एक एक करके मैं सॉल्व करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वाध्याय के प्रश्नों से पहले देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया, जैसे ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के विविध प्रकार कौन से हैं और ऊर्जा के विविध रूप यानी फॉर्म कौन से हैं। तो इसका आंसर पहले आप देख लीजिए कि ऊर्जा क्या होता है। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा दो प्रकार का होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। और ऊर्जा के कई रूप होते हैं, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणुविक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा इत्यादि विविध प्रकार के ऊर्जा के रूप होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है कि नीचे दी गई सारणी में तीनों स्तंभों में दी गई जानकारी का संबंध ध्यान में रखते हुए सारणी पुनः लिखिए। जैसे कोयला पहले में है, दूसरे में स्थितिज ऊर्जा और तीसरे में पवन ऊर्जा। तो इसको सीक्वेंस में हमें रखना है। तो कोयला स्थितिज ऊर्जा ना होकर क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा होता है, लास्ट वाला रहेगा। और इसका जो है ऊष्मीय ऊर्जा से ऊष्मीय विद्युत केंद्र जो है, यहाँ पर ऊष्मीय विद्युत केंद्र मतलब पहला का यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे होगा। यूरेनियम का जाएगा परमाणु ऊर्जा में, यूरेनियम का इस तीसरे में जाएगा। और परमाणु ऊर्जा का क्या होगा, परमाणु ऊर्जा केंद्र से होगा। जलाशय, जलाशय में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। और स्थितिज ऊर्जा जल विद्युत केंद्र यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि जलाशय है। पवन ऊर्जा में क्या होती है, गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा से पवन विद्युत केंद्र। इस तरीके से इसका हम आंसर कर लेंगे। स्क्रीन पर आप यह आंसर भी देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर इस आंसर को अपने नोटबुक पर लिखकर जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर दिया है कि विद्युत ऊष्मीय, यहाँ पर देखिए क्या प्रश्न दिया हुआ है कि ऊष्मीय विद्युत निर्मिती में किस ईंधन का उपयोग करते हैं, इस विद्युत निर्मिती के कारण निर्माण होने वाली समस्याएं कौन सी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है ऊष्मीय विद्युत निर्मित केंद्र में। देखिए इसमें है पहला पॉइंट वाइज आंसर किया हुआ है। तो ऊष्मीय विद्युत निर्मित केंद्र में ईंधन के रूप में कोयला का उपयोग किया जाता है। कोयले के दहन या ज्वलन से उत्पन्न हुई ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत निर्माण किया जाता है। आगे इसी में क्या दिया है, इससे होने वाली समस्याएं जो है प्रश्न में पूछा है। तो इससे समस्याएं, वायु प्रदूषण होता है। कोयले के ज्वलन से जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी स्वास्थ्य के लिए घातक और हानिकारक गैसें वातावरण में उत्सर्जित की जाती हैं। कोयले के ज्वलन से निकलने वाले धुएं में कोयले का सूक्ष्म ठोस कण विद्यमान होता है। यह सूक्ष्म ठोस कण श्वसन संस्थान में दमा जैसी गंभीर बीमारी उत्पन्न कर सकता है। और कोयले का भूगर्भ में स्थित भंडार सीमित है। यह भंडार अधिक समय तक नहीं टिकेगा। इस कारण आने वाले समय में कोयले की उपलब्धता चिंता का विषय हो सकती है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आप जो इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दिया है ऊष्मीय विद्युत निर्मिती केंद्र के अतिरिक्त किस विद्युत केंद्र में ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग होता है, यह ऊष्मीय ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त की जाती है। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसका भी आंसर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आप उस पॉइंट्स को पहले देख लीजिए। यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स हैं। उसमें विद्युत निर्मिती केंद्र के अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा विद्युत निर्मिती केंद्र, प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्र तथा सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र में ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा केंद्र में यूरेनियम तथा प्लूटोनियम जैसे रेडियो सक्रिय तत्वों के परमाणु के केंद्रकों का विखंडन करके ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इस ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग पानी के उच्च तापमान और दाब की भाप निर्मित करने के लिए किया जाता है। तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्रों में प्राकृतिक गैसों के ज्वलन से गैस उत्पन्न होती है। इस गैस का उपयोग टरबाइन घुमाने के लिए किया जाता है। प्राकृतिक गैस के ज्वलन से उत्पन्न इस गैस का तापमान और दाब उच्च होता है। इस गैस का उपयोग ऊष्मीय ऊर्जा
उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। चौथा और आखिरी पॉइंट है, सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्रों में सौर ऊष्मा मतलब सूर्य की ऊष्मा जो सूर्य में दो चीज़ें होती हैं, एक सूर्य में प्रकाश होता है, एक गर्मी होती है, तापमान मतलब जिसे ऊष्मा बोलते हैं। तो यहाँ पर सूर्य की ऊष्मा का उपयोग करके परावर्तक और अवशोषकों की सहायता से उसमें ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। उसमें ऊर्जा से पानी की भाप तैयार की जाती है। भाप की सहायता से टरबाइन घुमाकर तथा तत्पश्चात टरबाइन से जुड़े हुए जनित्र को घुमाकर सौर ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप इनको भी अच्छे से लिखकर तैयार कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस विद्युत निर्मित केंद्र में ऊर्जा रूपांतरण के अधिक चरण होते हैं, मतलब कितने स्टेप्स होते हैं वो हमें लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, उसमें ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र में ऊष्मा रूपांतरण के सबसे अधिक चरण होते हैं। पवन ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र में सबसे कम चरण होते हैं। तो छोटा सा इसका आंसर है कि जो है ऊष्मीय ऊर्जा से जो विद्युत निर्माण होता है उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और पवन ऊर्जा में बहुत ही कम होते हैं। और इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है, जैसे उसमें ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र की कार्यप्रणाली का विस्तारपूर्वक वर्णन करना है। तो ये सभी आप तैयार कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर क्या दिया, दी गई शब्द पहली हल कीजिए। पहला पॉइंट है, उसमें ऊर्जा प्रकल्प में उपयोग में लाए जाने वाला ईंधन। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, कोयला। तो यहाँ पे लिखेंगे कोयला, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा दिया है, संचित पानी की स्थितिज ऊर्जा, यह ऊर्जा का स्रोत है। कौन सी ऊर्जा का स्रोत है, स्थितिज। तो यहाँ पे लिखेंगे स्थितिज, ठीक है। उसके बाद अगला क्या प्रश्न दिया हुआ है कि चंद्रपुर में विद्युत निर्मित केंद्र, चंद्रपुर में जो विद्युत निर्मित केंद्र है वो किस पर आधारित है। तो ये तीसरा है, इसका नाम हो जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा। तो लिखेंगे ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया, प्राकृतिक गैस में स्थितिज ऊर्जा। तो प्राकृतिक गैस में कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा। तो चौथा लिख लेंगे रासायनिक। कोयला, पहला तो कोयला है, देखते हैं एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो कॉलम था ये चौथा वाला यहाँ से बनना चाहिए था, तब ये आंसर सही जाता। एक कॉलम ही गलत बना है। तो यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा आएगा। और उसके बाद पांचवें में जो दिया पवन ऊर्जा क्या है, तो पवन ऊर्जा एक गतिज ऊर्जा है। तो ये देखिए, ये भी तीज जो है, स्थितिज है, ये वाला भी स्टेप यहाँ पे होता तो गतिज यहाँ पे आसानी से आ जाता, इसीलिए ये कॉलम गलत बनाया हुआ है। तो इसका आंसर सही नहीं होगा, लेकिन जो प्रश्न उसके हिसाब से आंसर है, अगर आपके बुक में सही है तो पहले का आंसर कोयला आएगा, दूसरे का आंसर जो है स्थितिज ऊर्जा आएगा, स्थितिज। तीसरे का आंसर आएगा ऊष्मीय ऊर्जा। चौथे का आंसर जो आएगा वो रासायनिक ऊर्जा होगा, रासायनिक। और पांचवें का गतिज। इस तरीके से ये बुक में प्रिंट गलत दिया है, इसीलिए यहाँ पे मेरा फिट बैठ नहीं रहा है। अगर आपके बुक में सही है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये जो कॉलम्स बना है वो सही नहीं है। आगे देखिए, अंतर स्पष्ट करना है। प्रश्न दिया है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत में अंतर स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पर पूरा स्क्रीन पर आपको पारंपरिक और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का दिख रहा है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के केंद्र को कम जगह की आवश्यकता होती है तथा इन केंद्रों के व्यवस्थापन का खर्च भी कम होता है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के केंद्रों को अधिक जगह की आवश्यकता होती है और इसके व्यवस्थापन का खर्च भी अधिक होता है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत अनूतनीकरण क्षम ऊर्जा स्रोत है और ये अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो है नूतनीकरण क्षम ऊर्जा स्रोत है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पृथ्वी पर सीमित है, कुछ वर्षों के पश्चात पारंपरिक ऊर्जा स्रोत समाप्त हो जाएंगे, जबकि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में और असीमित है, ये शाश्वत और
न समाप्त होने वाली ऊर्जा स्रोत है। जैसे पारंपरिक के उदाहरण क्या है? जीवाश्म, कोयला, कच्चा तेल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। और अपारंपरिक में है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ये कभी भी खत्म होने वाले नहीं है। इसके कुछ और पॉइंट्स है, जैसे पहला, दूसरा, मैंने चौथे से आपको स्टार्ट किया था। पहला पॉइंट है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषणकारी हैं, इनके बड़े पैमाने पर कार्बन कणों का उत्सर्जन होता है। जबकि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषणकारी नहीं है, इनके कणों का उत्सर्जन नहीं होता, इनमें कार्बन कणों का उत्सर्जन नहीं होता। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर्यावरण स्नेही ऊर्जा स्रोत नहीं है, मतलब ये पर्यावरण के लिए अच्छे नहीं होते हैं। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर्यावरण स्नेही ऊर्जा स्रोत हैं और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से निर्मित किया गया ईंधन महंगा होता है, जबकि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत से निर्मित किया गया ईंधन सस्ता होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग पहले पॉइंट से चौथे से छठवें तक लिखिए या किसी भी क्रम में लिखिए, आपका उत्तर सही होना चाहिए। इसके बाद दिया ऊष्मीय विद्युत निर्मित और सौर ऊष्मीय विद्युत निर्मित में क्या अंतर है? तो इसका भी आंसर आपको स्क्रीन पर देखिए दिख जा रहा है। कोयले का ज्वलन करने पर उत्पन्न हुई उसमें ऊर्जा उपयोग करके उसमें विद्युत निर्मित की जाती है, जबकि सौर में उसमें विद्युत निर्मित में पहला पॉइंट है सूर्य प्रकाश की किरणों की उसमें ऊर्जा का उपयोग करके सौर उसमें विद्युत निर्मित की जाती है। उसमें विद्युत निर्मित का दूसरा पॉइंट, उष्मा उत्पन्न करने के लिए कोयला का ज्वलन बॉयलर में किया जाता है और सौर उसमें विद्युत निर्मित केंद्र में उष्मा उत्पन्न करने के लिए सूर्य के प्रकाश की किरणों को परावर्तित करने वाले परावर्तक का उपयोग करके सूर्य की किरणों को एक अवशोषक पर केंद्रित करते हैं, जिससे वहाँ उष्मा का निर्माण होता है। उसके बाद आगे इसमें तीसरा पॉइंट भी आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा है कि कोयले के ज्वलन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा के कारण पानी का रूपांतरण उच्च तापमान और उच्च दाब वाले भाप में होता है। इस भाप की शक्ति से टरबाइन घूमता है, इस कारण टरबाइन से जुड़ा हुआ जनरेटर घूमकर विद्युत का निर्माण करता है। जबकि उसमें सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा के कारण पानी का रूपांतरण भाप में होता है, इस भाप के कारण टरबाइन तथा टरबाइन के द्वारा जनरेटर घुमाया जाता है, इसके द्वारा विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। और भी दो पॉइंट है बचे हुए, वो भी देख लीजिए कि ऊष्मीय विद्युत निर्मित प्रदूषणकारी या पर्यावरण स्नेही भी नहीं है, और जबकि सौर उसमें विद्युत निर्मित प्रदूषणकारी नहीं है और ये पर्यावरण स्नेही है। लास्ट पॉइंट है उसमें विद्युत निर्मित में उपयोग किए जाने वाले ईंधन कोयले का प्राकृतिक भंडार सीमित है। सौर उसमें विद्युत निर्मित में उपयोग की जाने वाली सौर ऊर्जा प्राकृतिक और कभी न समाप्त होने वाली ऊर्जा है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जैसे परमाणु विखंडन में यूरेनियम 236 के अत्यंत अस्थिर होने के कारण से उत्पन्न कौन से उत्पाद होते हैं? अम्लीय वर्षा क्या होती है? परमाणु ऊर्जा निर्मित के खतरनाक क्यों कहा जाता है? भारत में प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र कौन से राज्य में और कहाँ स्थित है? पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा निर्मित के लिए कौन सा स्थान सबसे उपयुक्त है? या फोटो वोल्टाइक प्रभाव से क्या समझते हैं? इस तरह के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देख लीजिए आप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हरित ऊर्जा क्या है? कौन कौन से ऊर्जा स्रोत हरित ऊर्जा स्रोत हैं और क्यों? हरित ऊर्जा के उदाहरण दीजिए। और इस तरीके का प्रश्न ये यहाँ पर दिया गया है, तो हम इसका भी आंसर कर लेते हैं। हरित ऊर्जा जो है यहाँ पर ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं है, तो यहाँ पर देख लीजिए हरित ऊर्जा क्या होता है। जो ऊर्जा कभी न समाप्त होने वाली ऊर्जा है तथा जिस ऊर्जा को निर्मित करते समय किसी भी प्रकार की पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न नहीं होती है, ऐसी ऊर्जा को हरित ऊर्जा कहते हैं। छोटा सा आंसर है। दूसरा पॉइंट है हरित ऊर्जा को पर्यावरण स्नेही ऊर्जा भी कहते हैं। इस प्रकार की ऊर्जा को हरित ऊर्जा कहते हैं क्योंकि यह ऊर्जा न्यूनतनीकरण क्षम होती है तथा किसी भी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न नहीं करती है। इसके बाद चौथा पॉइंट है कि हरित ऊर्जा से किसी भी प्रकार का हानिकारक दुष्प्रभाव नहीं होता है। हरित ऊर्जा के उदाहरण है जैसे जल संचय द्वारा निर्मित जल विद्युत ऊर्जा, बहते हुए पवन से पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा से निर्मित विद्युत, जैविक ईंधनों से निर्मित विद्युत। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही सिंपल छोटा आंसर है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। आगे दिया नीचे दिए गए विधान स्पष्ट कीजिए। जीवाश्म ऊर्जा ये हरित ऊर्जा का उदाहरण है, तो इसका आंसर देख लीजिए। तो सबसे बड़ी समस्या पहले क्या है कि यहाँ पे जो दिया जीवाश्म ऊर्जा ये हरित ऊर्जा का उदाहरण है, ये प्रश्न गलत छपा हुआ है। इसका आपको देखिए यहाँ पर भी दिया कि पुस्तक में प्रश्न गलत छपा है। इस प्रश्न को बदलकर उचित प्रश्न ऐसे होना चाहिए कि जीवाश्म ऊर्जा हरित ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ये प्रश्न होना चाहिए। तो इस आधार पर इसका आंसर बनेगा। तो इसका आंसर देख लीजिए। पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस इत्यादि जीवाश्म ईंधनों के ज्वलन के समय कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी घातक प्रदूषणकारी गैस निर्मित होती हैं। इस प्रकार इस ज्वलन से ठोस कण से युक्त धुआं भी हवा में छोड़ा जाता है। इन गैसों तथा धुएं में स्थित ठोस कण से हवा प्रदूषित होती है। हवा के प्रदूषण से मानव के स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव पड़ता है। हवा के प्रदूषण से श्वसन संस्थान के दमा जैसे रोग हो सकते हैं। अगले 100 से 200 वर्षों में जीवाश्म ईंधनों के भंडार समाप्त हो सकते हैं और इसलिए जीवाश्म
ऊर्जा हरित ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इसके बाद दूसरा इसी में दिया है कि ऊर्जा बचत समय की आवश्यकता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला प्रश्न है, तो इसका भी आंसर है कि आधुनिक समय में प्रौद्योगिकी और विकास के लिए ऊर्जा मानव के लिए प्राथमिक आवश्यकता बन गई है। मानव के लिए, आगे देख लीजिए, मानव के लिए आवश्यकता विविध स्वरूप की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विविध ऊर्जा स्रोतों का सतत उपयोग किया जाता है। मानव के लिए आवश्यक ऊर्जा परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्रों से प्राप्त की जाती है। जीवाश्म ईंधनों और कोयले का भंडार सीमित है। इसका अत्यधिक उपयोग होने से इनके भंडार नष्ट होते जा रहे हैं। जीवाश्म ईंधनों के उपयोग के कारण अत्यधिक प्रदूषण उत्पन्न होता है तथा जलवायु परिवर्तन के लक्षण भी दिखाई देते हैं। परमाणु ऊर्जा भी घातक सिद्ध हो सकती है। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में कई अनुसंधान करने पर भी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या की ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर ही सावधानीपूर्वक ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या प्रश्न है? पहला, परमाणु विद्युत निर्मिती केंद्र में घटित होने वाली परमाणु विखंडन प्रक्रिया कैसे पूर्ण होती है? तो इसका भी आंसर देख लीजिए। इसमें 4-5 स्टेप्स बने हुए दिए गए हैं। देखिए कि विद्युत निर्मिती केंद्र में परमाणु भट्टी से यूरेनियम 235 के परमाणु पर न्यूटन का प्रहार कराया जाता है। इस कारण यूरेनियम 235 का रूपांतरण यूरेनियम 236 नामक समस्थानिक के रूप में हो जाता है। यूरेनियम 236 अत्यंत अस्थिर होता है। इस कारण यूरेनियम 236 का विखंडन होने पर बेरियम, क्रिप्टॉन तथा 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त इस विखंडन से 200 मेगावोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होती है। उसके बाद इस श्रृंखला अभिक्रिया में उत्पन्न हुए 3 न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के अन्य परमाणुओं का विखंडन करते हैं। इस विखंडन से भी बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इन 3 न्यूट्रॉनों के अतिरिक्त उत्पन्न होने वाले अन्य न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के शेष परमाणु का विखंडन करते रहते हैं। ये अभिक्रिया सतत चलती रहती है। इस प्रकार परमाणु विद्युत निर्मिती केंद्र से होने वाले परमाणु विखंडन प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। आगे देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ है कि सौर पैनलों के किस प्रकार से समायोजित कर आवश्यक विद्युत शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर ये रहा। सौर पैनलों को यहाँ पर देख ले सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे अनेक सौर विद्युत सेलों को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़कर सौर पैनल तैयार किए जाते हैं। इस पद्धति से अपनी आवश्यकता के अनुसार भिन्न भिन्न विभवांतर और विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले सौर पैनल बनाए जाते हैं। जब 2 सौर विद्युत सेल श्रेणी क्रम से जोड़े जाते हैं तब उनसे प्राप्त होने वाला विभवांतर दोनों और विद्युत सेलों के विभवांतर के योगफल के बराबर होता है। परंतु श्रेणी क्रम में जोड़ने पर दोनों सौर विद्युत सेलों की विद्युत धारा का योगफल प्राप्त नहीं होता। जब दोनों सौर विद्युत सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब सेलों से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा दोनों सेलों से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की योगफल के बराबर होती है। परंतु समांतर क्रम में जोड़ने वाले सौर विद्युत सेलों को विभवांतर का योगफल प्राप्त नहीं होता है। अनेक सौर पैनलों में पुनः श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पद्धति से जोड़कर आवश्यकता के अनुसार विद्युत धारा और विभवांतर प्राप्त की जाती है। अनेक सौर पैनलों को पुनः श्रेणी क्रम में जोड़कर स्ट्रिंग बनाया जाता है तथा अनेक स्ट्रिंग को समांतर क्रम में जोड़कर सौर अरे बनाया जाता है। इस प्रकार सौर विद्युत सेल से आवश्यकता अनुसार विद्युत शक्ति प्राप्त की जाती है। सौर ऊर्जा के लाभ और सीमाएं क्या हैं? तो ये भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सौर ऊर्जा से लाभ क्या है कि विद्युत निर्माण करते समय किसी भी प्रकार के ईंधन का ज्वलन नहीं होता, जिससे इस कारण किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। सौर ऊर्जा हरित ऊर्जा है और सौर ऊर्जा पर्यावरण स्नेही के साथ साथ अति लाभदायक ऊर्जा है। और इसकी सीमाएं क्या है कि सूर्य का प्रकाश केवल दिन में ही उपलब्ध होता है, अतः सौर विद्युत सेल दिन में ही विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। यह इसकी लिमिटेशन है, परिसीमा है। वर्षा ऋतु में तथा कभी कभी आसमान में बादल छा जाने पर सौर ऊर्जा से विद्युत निर्माण करने में बहुत कठिनाई होती है। और सौर विद्युत सेल से प्राप्त होने वाली विद्युत शक्ति दिष्ट डीसी होती है, जबकि सभी घरेलू उपकरण जो चलते हैं वो प्रत्यावर्ती एसी विद्युत धारा पर कार्य करते हैं। तो ये इसकी सीमाएं हैं, लेकिन लाभ भी है और कुछ इसमें लिमिटेशंस हैं, हानियां तो बिल्कुल नहीं है। आगे देखिए 10वां प्रश्न क्या दिया है कि नीचे दिए विद्युत के क्रमशः होने वाले ऊर्जा के रूपांतरण को स्पष्ट कीजिए। जैसे ऊष्मीय विद्युत निर्मिती के, तो परमाणु विद्युत निर्मित, सौर विद्युत निर्मित और जल विद्युत निर्मित के। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए ऊष्मीय विद्युत निर्मित केंद्र क्या है। ऊष्मीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र से भाप से चलने वाली टरबाइन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर कोयले का दहन किया जाता है। कोयले के ज्वलन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग बॉयलर में पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। इस पानी का रूपांतरण उच्च तापमान और उच्च दाबी वाली भाप में किया जाता है। इस भाप की शक्ति से टरबाइन घूमता है। इस टरबाइन से जुड़ा हुआ जनित्र भी घूमता है और क्या होता है, इस प्रकार जनित्र के घूमने से विद्युत का निर्माण होता है। फिर इसी भाप का रूपांतरण पुनः पानी में करके पानी को पुनः वापस बॉयलर में भेजा जाता है। इस प्रकार उसमें विद्युत निर्मित केंद्र से कोयले से रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में तथा यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में हो जाता है। इसके बाद इसी में क्या दिया हुआ है, परमाणु विद्युत निर्मित केंद्र में यूरेनियम तथा प्लूटोनियम जैसे परमाणुओं के विखंडन से ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इस ऊष्मीय ऊर्जा के उपयोग पानी के उच्च तापमान और उच्च ताप करने के लिए किया जाता है। परमाणु ऊर्जा का रूपांतरण प्रथम ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण भाप की गतिज ऊर्जा में, भाप की गतिज ऊर्जा का रूपांतरण टरबाइन जनित्र की गतिज ऊर्जा में और अंत में जनित्र की गतिज ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाष्प, ये जो 5.5 का ये आकृति आप देख पा रहे हैं, ये इसमें लिख लेंगे आप तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इसके बाद और भी है 5. जो है ये तो उसमें ऊर्जा का हो गया। उसके बाद परमाणु ऊर्जा वाला ये वाला भी आप ड्रॉ कर लेंगे, परमाणु ऊर्जा, उसमें ऊर्जा, वाष्प की गतिज ऊर्जा, टरबाइन की गतिज ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। उसके बाद अगला क्या दिया हुआ है, जल विद्युत निर्मित केंद्र और सौर विद्युत निर्मित केंद्र। तो जल वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पर जल में क्या दिया हुआ है कि बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा होती है, संग्रह किए गए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। जल विद्युत निर्मित केंद्र बांध के समीप होता है। जलाशय में संचित किए गए पानी की स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिशील पानी द्वारा गतिज ऊर्जा में किया जाता है। यह बहता हुआ पानी गतिशील पानी पाइप के द्वारा बांध की तलहटी में स्थित टरबाइन तक लाया जाता है। गतिशील पानी में स्थित गतिज ऊर्जा के कारण टरबाइन घूमता है। इस कारण टरबाइन से जुड़े हुए जनित्र के घूमने के कारण विद्युत निर्मित होती है। इसमें जो है टरबाइन के कारण जो विद्युत निर्मित होती है, इसमें देख लीजिए कैसे पानी में ये सीक्वेंस होता है। ये वाला ड्रॉ अप कर लेंगे। कैसे दिया है कि पानी की स्थितिज ऊर्जा, बहते हुए पानी की गतिज ऊर्जा, टरबाइन की गतिज ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा, ये हो जाएगा। इसके बाद सौर ऊष्मीय ऊर्जा जो प्रश्न में पूछा है आखिरी देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, इसको लेकर आप लिख सकते हैं। देखिए सौर ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत निर्मित केंद्र में सूर्य किरणों को परावर्तित करने वाले अनेक परावर्तकों का उपयोग किया जाता है। सभी परावर्तक परावर्तित सूर्य की किरणों को एक अवशोषक पर केंद्रित करते हैं। यहाँ पर निर्मित होने वाली ऊष्मीय ऊर्जा को पानी का रूपांतरण भाप में होता है। यही भाप टरबाइन को घुमाती है तथा टरबाइन की गतिज ऊर्जा द्वारा जनित्र घुमाया जाता है। जनित्र के घूमने से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इसका भी जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देख लीजिए क्या सीक्वेंस होता है। सूर्य के प्रकाश को एकत्रित करते हैं। एकत्रित सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करने के लिए अवशोषक है। वाष्प पर चलने वाली टरबाइन, विद्युत जनित्र और विद्युत ऊर्जा, ये इस तरीके से इसका भी आप लिख पाएंगे। तो ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आते हैं प्रश्न नंबर 11, वैज्ञानिक कारण लिखिए। वीडियो काफ़ी लंबा होगा लेकिन आपको देखना पड़ेगा, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। परमाणु ऊर्जा स्रोत का सबसे व्यापक ऊर्जा स्रोत है, वैज्ञानिक कारण है। तो ये भी प्रश्न जो है गलत पूछा गया है। यहाँ पर होना चाहिए कि परमाणु ऊर्जा स्रोत सबसे व्यापक ऊर्जा स्रोत नहीं है, ये होना चाहिए। जैसे कि इस प्रश्न में था कि जीवाश्म ऊर्जा हरित ऊर्जा का उदाहरण, यहाँ पर क्या होगा, नहीं है, ये होना चाहिए। प्रश्न गलत था ऐसे, तो इसी तरीके से इसमें भी प्रश्न गलत है। तो इसका आंसर आपको देख रहे हैं, स्क्रीन पर दिख जाएगा कि विश्व में केवल 11% ऊर्जा ही परमाणु ऊर्जा स्रोत से निर्मित की जाती है। भारत में केवल 2% परमाणु ऊर्जा का ही उपयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। रेडियो सक्रिय पदार्थों के विकिरण उत्सर्जित होने का खतरा बना रहता है। परमाणु ऊर्जा केंद्रों से निष्कासित होने वाला कचरा भी एक बड़ी समस्या उत्पन्न करता है। परमाणु भट्टी में बड़ी दुर्घटना होने पर बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होती है। अनेक परमाणु ऊर्जा केंद्रों पर बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी। उदाहरण के लिए चेरनोबिल परमाणु केंद्र में रेडियो सक्रिय विकिरण बाहर आ जाना। इसलिए परमाणु ऊर्जा स्रोत सबसे व्यापक ऊर्जा स्रोत नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न दिया है कि विद्युत निर्मित प्रकार के अनुसार टरबाइन की रूपरेखा भिन्न भिन्न होती है। तो इसका भी आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दिया है आपको स्क्रीन पर।
कि विद्युत जनित्र विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जनित्र के विद्युत का निर्माण किया जाता है। जनित्र से इस विद्युत निर्मित के लिए जनित्र घुमाना पड़ता है। इस कार्य के लिए टरबाइन की आवश्यकता होती है। टरबाइन घुमाने के लिए विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाता है। विद्युत निर्मित केंद्र के अनुसार टरबाइन घुमाने के लिए उसी केंद्र की आवश्यकता अनुसार ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पड़ता है। इस कारण ही प्रत्येक विद्युत निर्मित केंद्र के अनुसार उपयोग किए जाने वाले टरबाइन की रूपरेखा भी भिन्न भिन्न अलग अलग होती है। अगला प्रश्न दिया है कि परमाणु ऊर्जा केंद्र के परमाणु विखंडन की प्रक्रिया लिखिए। तो ये वाला प्रश्न तो आपने किया हुआ है, जो है अभी मैंने आपको दिखाया था, एक बार फिर से देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्रक्रिया नियंत्रित करना आती है आवश्यक है, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको भी अपने नोटबुक पर लिख सकते हैं कि परमाणु विखंडन की प्रक्रिया श्रृंखला अब क्रिया की प्रक्रिया है। यह श्रृंखला अभिक्रिया परमाणु ऊर्जा केंद्र में नियंत्रित पद्धति के अनुसार कराई जाती है। इस श्रृंखला अभिक्रिया में निर्मित प्रत्येक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तत्पश्चात तीनों न्यूट्रॉन यूरेनियम के 3 परमाणुओं का भी विखंडन करते हैं। इस प्रकार श्रृंखला अभिक्रिया में आगे चलकर अनेक न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं तथा बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। यद्यप इस श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित न करने पर बड़ी भारी परमाणविक दुर्घटना हो सकती है। इससे पहले बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हो सकता है। इसलिए परमाणु ऊर्जा केंद्र में परमाणु विखंडन की प्रक्रिया नियंत्रित होनी चाहिए या नियंत्रित करना आवश्यक है। जैसे आपने सुना है परमाणु बम के बारे में, सेम वैसा ही कुछ दुर्घटना हो सकती है। उसके बाद ये वाला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इसे नूतनीक क्षम ऊर्जा क्यों कहते हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि इस क्यों कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा क्रमशः बहते हुए पानी, सूर्य के प्रकाश और बहते हुए पवन की सहायता से निर्मित की जाती है। बहता हुआ पानी, जल संचयन, वेग से बहने वाली पवन और सूर्य प्रकाश, ये ऊर्जा कभी समाप्त न होने वाली ऊर्जा स्रोत है। इसके विपरीत प्राकृतिक गैस, कोयला, तेल इत्यादि भंडार सीमित है। आने वाले कुछ वर्षों पश्चात सभी भंडार समाप्त हो सकते हैं। इन ऊर्जा स्रोतों को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा स्रोत कभी न समाप्त होने वाले ऊर्जा स्रोत है, इसलिए ऊर्जा को नूतनीकरण कहा जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक भी इसका आंसर हो सकता है आपको, लास्ट की 2 लाइन तो ये भी कर सकते हैं। आगे देखिए कि सौर फोटो वोल्टाइक सेल की सहायता से मेगावाट से मिलीवाट से मेगावाट ऊर्जा निर्मित संभव है क्या। तो इसका भी आंसर देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर है कि सौर विद्युत सेल से श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़कर सौर पैनल बनाया जाता है। इस सौर पैनलों के आवश्यकता अनुसार विभवांतर तथा विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है। अनेक सौर पैनलों में श्रेणी क्रम में जोड़कर स्ट्रिंग बनाया जाता है। इसी प्रकार अनेक स्ट्रिंग समांतर क्रम में जोड़कर सोलर अरे बनाया जाता है। इस प्रकार सौर फोटो वोल्टाइक सेल की सहायता से मिलीवाट से मेगावाट तक ऊर्जा निर्मित संभव है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया है कि सौर ऊष्मीय विद्युत निर्मित का संकल्पना चित्र तैयार कीजिए। ये भी अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे केवल चित्र बनाना है आपको, किसका, सौर से जो विद्युत ऊर्जा से जो बनाई जाती है। तो यहाँ पे केवल इसकी चित्र देख लीजिए। ये वाला आपके जो बुक में चित्र होगा, जो लास्ट वाला पेज पर है, तो ये वाला यहाँ पर इस तरीके से ये चित्र बना लेते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए या फिर बुक में आप इस पेज नंबर जो है 59 पर ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये वाला ड्रॉ कर लेंगे और इसका नामकरण कर लेंगे, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर इसी सीक्वेंस में अगला प्रश्न दिया है कि जल विद्युत निर्मित केंद्र पर्यावरण स्नेही है या नहीं, इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो ये 13वां प्रश्न है। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न में का आंसर क्या होगा। तो देख लीजिए, इसमें कुछ 5-7 पॉइंट हैं कि जल विद्युत निर्मित से कुछ लाभ होते हैं, परंतु इसमें कुछ समस्याएं भी होती हैं। जैसे किसी भी प्रकार के ईंधन का ज्वलन नहीं होता, अतः इससे ज्वलन से प्रदूषण भी उत्पन्न होता है, ये इसका लाभ हो गया। विद्युत का निर्माण अबाधित गति से होता रहता है, क्योंकि बांध का पानी समाप्त होने पर पुनः वर्षा होने पर बांध के पानी भर जाते हैं, इसलिए उपयुक्त कारणों के लिए ये पर्यावरण स्नेही है। लेकिन इसमें कुछ समस्या भी होती है, परंतु बांधते समय बांध में पानी संचित करने पर अनेक गांव पानी में डूब जाते हैं। इस कारण बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित हो जाते हैं। विस्थापित लोगों के पुनर्वसन का प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। 6वां है कि उपजाऊ खेत, जंगल बांध के पानी में डूब सकते हैं। इस कारण जंगल की जैव विविधता संकटग्रस्त हो सकती है। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखिए। उसके बाद ऐसा कहा जाता है, बहते हुए पानी का जब प्रवाह रोका जाता है, इस कारण पानी की जलीय परिसंस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि बांध के पानी के दबाव से जल विद्युत केंद्र के जुड़े हुए क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना
बढ़ जाती है। तो ये कुछ इसमें लाभ भी हैं और कुछ समस्याएं भी हैं, तो ये दोनों को दर्शा दिया गया है। नाम निर्देशित आकृति बनाइए। सौर विद्युत केंद्र के लिए ऊर्जा का रूपांतरण दर्शाने वाला, ये केवल यहाँ पर आपको क्या करना है, केवल आकृति बनानी है। तो इस विद्युत केंद्र, सौर विद्युत केंद्र के लिए ऊर्जा रूपांतरण दर्शाने वाला यह आकृति देख लीजिए आप। ये वाला वही जो आपने प्रश्न नंबर 12 में देखा था वही है। इसके बाद फिर क्या दिया है कि एक सौर पैनल से 18 वोल्ट विभवांतर और 3 एम्पियर विद्युत धारा प्राप्त होती है। 72 वोल्ट विभवांतर और 9 एम्पियर धारा प्राप्त सौर पैनल का उपयोग करने के और सौर एरे के प्रकार बना सकते हैं। इस आकृति ऐसी बनानी है। तो यहाँ पर देखिए इसका कैसे श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन होगा वो दिखाना रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और इसका जो अरे तैयार होगा वो इस तरीके से होगा। जैसे कि क्या दिया गया, 18 वोल्ट, विद्युत धारा 3 एम्पियर, आवश्यक विभवांतर 72 और आवश्यक विद्युत धारा ये है। तो इन सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर विभवांतर का योगफल नहीं होता, परंतु इन्हीं सौर विद्युत सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इनके विभवांतरों का योगफल होता है। तो सौर विद्युत सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इन सेलों की विद्युत धारा का योगफल नहीं होता, परंतु सौर विद्युत सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर इनकी विद्युत धारा का, पहले तो क्या होता है विभवांतर का योगफल होता है और लेकिन विद्युत धारा का यहाँ पर योगफल होता है। तो इस तरीके से ये आकृति बन जाएगी। इसका जो है आप देखो ये समांतर क्रम में भी है और ये श्रेणी क्रम में भी है। तो स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक पर इसको लिख सकते हैं और एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सौर विद्युत, यहाँ पे जो पहला दिया था मैंने बोला था आपके डायग्राम पहला वाला प्रश्न, पर 12वें प्रश्न से नहीं, इसका बस यही रूपरेखा बना देनी है आपको, इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है, टिप्पणी लिखना है विद्युत निर्मित और पर्यावरण। इस टॉपिक पर आपको केवल टिप्पणी लिखनी है कि विद्युत निर्मित और पर्यावरण पर क्या है। तो ये कई बार आपने लिख लिया है, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि जीवाश्म ईंधन तथा परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके की गई विद्युत निर्मित पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इस ऊर्जा स्रोत का उपयोग करने पर पर्यावरण पर इसका कुप्रभाव पड़ रहा है। जीवाश्म ईंधन के ज्वलन से हवा दूषित होती है। ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैस उत्पन्न होती है। हमारे स्वास्थ्य के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हानिकारक है। इसके अतिरिक्त ज्वलन से उत्पन्न होने वाले अन्य विषैली गैसें हवा में स्थित प्रदूषकों के ठोस कण श्वसन के लिए कई रोग जन्म देते हैं। जीवाश्म ईंधनों का भंडार सीमित है तथा जीवाश्म ईंधन का निर्माण होने से लाखों वर्षों का समय लगता है। जीवाश्म ईंधन के अनुसंधान और उत्खनन में पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। इस प्रकार सागर में होने वाला उत्खनन से भी पर्यावरण प्रभावित होता है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मित केंद्र से उत्पन्न होने वाली परमाणविक कचरे का निष्कासन एक जटिल समस्या बना हुआ है। इसी प्रकार परमाणु ऊर्जा केंद्र में कोई बड़ी दुर्घटना होने पर बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। मानव की बढ़ती हुई ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्यावरण स्नेही ऊर्जा निर्माण की विविध पद्धतियों का अनुसंधान शुरू हो चुका है। जल संचय के विद्युत निर्मित, पवन ऊर्जा से विद्युत निर्मित, सौर ऊर्जा से विद्युत निर्मित, जैविक इकाइयों से विद्युत निर्मित इत्यादि प्रक्रियाओं से विद्युत निर्मित हो सकती है। यह सभी प्रक्रिया पर्यावरण स्नेही है, इसके लिए पर्यावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपका ये पूरा स्वाध्याय कंप्लीट हो गया। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हुआ है कि लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर मेरी मेहनत का फल है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।